Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Chorada from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bharat Gandhinagar, representing this subject Power System Planning and Design, SEM-IT Electrical, in which we already started our unit insulation coordination, and let us start with the discussion of that topic, in which what are the requirement of the insulation. We discussed about that things, and now we are going to discuss or start that point from last session. So third one for the requirement of the insulation is the transient over voltage surge. Clear? So let us start with this discussion. The transient over voltage surge in the power system that can be caused by the lightning or switching or rate of restriking voltages or like that. Sorry, 1 second. So फॉर दैट लाइटनिंग और स्विचिंग की वजह से वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकते हैं और ट्रैवलिंग वेव. सो सर्ज ऑफ दैट पावर सिस्टम दैट हैज़ अ हायर पीक एंड हायर रेट ऑफ दैट राइजिंग एंड दी दैट लास्ट or stay for the very few tens or hundreds of microseconds, and therefore these are known as the transients. So particularly fault का ही एक पार्ट है कि भाई ट्रांसिएंट, जो कि हम जानते ही कि माइनर सेकंड या बहुत मिली मतलब माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड्स के लेवल पे वो अज्यूम होता है या फिर उतने पे ही सस्टेन करता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ट्रांसिएंट किसे कहते हैं तो वो तो हम जानते हैं, बट दैट सर्ज कैन कॉज द स्पार्क ओवर वोल्टेज or a flash over the sharp corners, and that is in between the phase and earth or a neutral at the weakest point. From that the breakdown of that insulation is there, or a insulation failure is also occurring at that मशीन. सो ट्रांजिएंट की इफ़ेक्ट क्या है वो तो हम जानते ही है, और उसकी वजह से आपको कहाँ पे वो हो सकता है या फिर वहाँ उसकी इम्पेक्ट क्या कहाँ पे या फिर क्या क्या देखने को मिल सकती है, तो वही आपको बताया है. और अप टू यहाँ पे कुछ वोल्टेज लेवल टाइम का ड्यूरेशन दिखा है कि लाइटनिंग सर्ज है या फिर स्विचिंग सर्ज है तो वो कितने सेकंड्स तक रहता है. ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हुआ ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज सर्ज के बारे में. नाउ नेक्स्ट वन, जो कि अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि विथस्टैंड लेवल ऑफ दैट इक्विपमेंट, मतलब कि वो कितने लेवल तक वो स्टैंड कर सकता है आपका इक्विपमेंट. तो पर्टिकुलरली बात करें तो बेसिक इंसुलेशन लेवल BIL की जो हमने बात की थी, दैट इज़ रेफरेंस लेवल, और उसका रेफरेंस लेवल इज एक्सप्रेस इनटू द इम्पल्स क्रेस्ट वोल्टेज विथ स्ट्रैंडेड वेव विच इज़ नॉट हायर देन दी 1.2/50 माइक्रोसेकंड्स. क्लियर. और यहाँ पे एक और चीज़ है कि एपरेटस फॉर द इक्विपमेंट और protective instruments that should be capable to withstand that wave above that basic insulation level. Clear. तो यहाँ पे कुछ MCQs भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम MCQ बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक में ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी बन जाता है कि भाई अगर कोई थियरी बेस्ड MCQ बन रहा है तो वहाँ पे आपको एक दूसरे के डिफरेंस में इंटर रिलेशनशिप के साथ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. वन अनदर थिंग, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन implies that the selection of the insulation of equipment with regards to its application and minimize the undesired accident or incident due to that voltage stress caused by the over voltage in the power system within the system. और insulation breakdown मतलब कि correlation of the insulation breakdown of the various component of a power system to insulation of the protective device that are used for the protection of the equipment against the over voltages. So यहाँ पे आपका कोई डिवाइस का withstand level for that equipment or a protective unit to withstand that level of the voltage which is observed here for the requirement of the insulation. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इंसुलेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट लाइन इंसुलेशन. तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि भाई इंसुलेशन ऑफ द लाइन दैट इज बेस्ड अपॉन दी कंसिडरेशन ऑफ लाइटनिंग एंड स्विचिंग सर्ज, बिकॉज हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे वोल्टेजेस की या फिर करंट के इफेक्ट्स या फिर इम्पैक्ट्स कहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि लाइटनिंग और स्विचिंग के सर्जिस के टाइम पे, जो कि पावर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही अफेक्ट करता है कि पावर फ्रीक्वेंसी है उससे कितना गुना होता है, उसके विथ रिस्पेक्ट टू हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. ठीक है. वन अनदर थिंग कि भाई इन केस ऑफ द हाई वोल्टेज अप टू और लाइन अप टू 132 kV और अबव, for that the particular lightning is proved by that efficient sledding and low tower footing impedances. Clear.
तो यहाँ पे ये दोनों आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरह जैसे भी याद रख सकते हैं भाई, एफिशिएंट शेडिंग एंड दी लो टावर फुटिंग इम्पीडेंसेस। क्लियर। वन अनदर थिंग कि भाई गुड शेल्डिंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन द शेल्डिंग एंगल इज अबाउट दी 30 डिग्री, मतलब कि उनसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपको शील्डिंग नहीं देखने को मिल सकता है। बट सिमिलरली द optimum condition are generally obtained when the tower footing impedance is reduced up to 10 ohms। क्लियर। तो ऑब्वियस है कि भाई टावर फुटिंग इम्पीडेंस क्या है वो तो आप जानते हो, तो वो उसकी वैल्यू लोअर वैल्यू मान लो कि उसकी लोअर लिमिट 10 ohms से कम नहीं होनी चाहिए। वन अनदर थिंग कि भाई लाइन इन इंसुलेशन दैट मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट द फ्लैश ओवर ड्यू टू दैट सर्ज और अ स्विचिंग सर्ज और लाइटनिंग सर्ज फ्रॉम दैट पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज एंड स्विचिंग सर्ज, जो कि हम कंसिडरेशन में लेते हैं कि भाई अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस है ड्यू टू सो मैनी रीजंस कि भाई लाइटनिंग सर्ज या फिर स्विचिंग सर्ज अकर हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आप जानते हो कि फ्लैश ओवर वोल्टेज जो कि रेन, डस्ट, इंसुलेशन, पोल्यूशन या फिर ऐसे काफ़ी पैरामीटर है जिसकी वजह से वो वेरिएशन आ सकता है। तो इट इज़ यूज टू एडॉप्ट दी फॉलोइंग ओवर वोल्टेज फैक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ ओवर वोल्टेज फैक्टर्स की भी बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे उसको डेप्थ में समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स है, तो उसकी वजह से आपका लाइन इंसुलेशन में वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बेसिक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखा है कि भाई पर फेज वोल्टेजेस कितने रहते हैं, नॉमिनल वोल्टेजेस क्या है, उसके स्विचिंग वैल्यू क्या है, और नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड फॉर द इंसुलेटर एज वेल एज पावर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के कितने किलो वोल्ट का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क जो कि रिकमेंडेड एंड एम्प्लॉयड एट द नाउ डेज, मतलब कि अभी के टाइम में हम कितना यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो कि 132 kV के लिए बात करें तो पर फेज वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज दैट शुड बी 76 एंड फॉर दैट द क्रेस्ट वैल्यू फॉर द ओवर वोल्टेज स्विचिंग दैट शुड बी 495 अप्रोक्सीमेटली 500 kV एंड नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड 5 रहती है। बट हमारी जो पावर फ्रीक्वेंसी है जो कि 228 तक की रहती है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड डिस्क जो कि 6 है और हम नाउ डेज 9 to 10 यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझ में आई। वन अनदर थिंग कि 220 kV या फिर 400 kV के लिए भी यहाँ पे मैंने वो दोनों चीज़ें यहाँ पे टेबल में आपको बताई है, जबकि 220 kV के लिए बात करें तो यहाँ पे स्विचिंग ओवर वोल्टेज के किलो वोल्ट में देखें तो 825 है और नंबर ऑफ डिस्क 9 रिक्वायर्ड रहती है, और पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज जो कि है 381, बट फॉर दैट रिकमेंडेड इज 11 डिस्क एंड वी ऑलरेडी एम्प्लॉयड 15 to 16, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटेक्टिव स्कीम है तो उसका मतलब ही वही है कि जब हमारी जो लिमिटेशन है उनसे भी ज़्यादा पे हम डिज़ाइन करें ताकि हमारी प्रोटेक्टिव स्कीम फेलियर ना हो और हमारी सिस्टम में इम्पैक्ट कम आए। क्लियर। और सेम वे 400 kV के लिए मैं बात करूँ तो वहाँ पे 1155 स्विचिंग ओवर वोल्टेज है और पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जो कि 762 kV, और नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड जो कि फॉर पावर फ्रीक्वेंसी इज 20 एंड नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड फॉर द स्विचिंग प्रोटेक्शन दैट शुड बी 13। बट उसके लिए हम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो 22 तक का तो हम रिकमेंड कर सकते हैं, बट वी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट और एम्प्लॉयड दैट एट नाउ डेज दैट इज़ 24 डिस्क। क्लियर। सो ऑब्वियस है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज लेवल नॉमिनल जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली हम स्विचिंग ओवर वोल्टेज और पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज कितने तक रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ डिस्क ऑफ द इंसुलेटर वो कितनी रहती है, और उसके हिसाब से जो रिकमेंडेड वैल्यू है और प्रेजेंट में रियल लाइफ में हम कितनी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब की है। ठीक है। तो आपके लिए ये समझने में काफ़ी विजुलाइज भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। वन अनदर थिंग कि बेसिक इंसुलेशन लेवल एंड इंसुलेशन लेवल सिलेक्शन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स, तो वहाँ पर भी हमने जो बताया था कि नंबर ऑफ डिस्क जो कि अभी हम याद कर रहे हैं जो उसी के ऊपर से यहाँ पे 72.5 kV के बिलो और अबो के लिए हमने बेसिक इंसुलेशन लेवल के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे वैल्यू कुछ दी है, बट आपके लिए ये स्टैंडर्ड कभी पूछेंगे नहीं। सिर्फ हमें ऑब्वियस है कि हम जब पावर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते ही है, तो उस हिसाब से तभी आप यहाँ पे इस पैरामीटर को कंसिडरेशन में लेने के बाद ये चीज़ आप करते हो। ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको इसलिए मैंने सिर्फ आपको एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, बट आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड के जो आपको उसके एनसाइक्लोपीडिया के अंदर वो पूरा डेटा मिल ही जाएगा। बट वन अनदर थिंग कि भाई मेजर सबस्टेशन इक्विपमेंट जो रहते हैं जैसे कि
हमारे ब्रेकर्स है, आइसोलेटर स्विच है, ट्रांसफार्मर है, सीटीपीटीज है, या जो कि सेम इंसुलेशन लेवल पे ही डिजाइन करते हैं, एक्सेप्ट द ट्रांसफार्मर में दैट मे बी मैन्युफैक्चर्ड एट अ लोअर स्टेप ऑफ दैट इंसुलेशन लेवल कंसिडरेशन ऑफ द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? मतलब कि अगर आपको कोई पूछ रहा है कि भाई हमारे जो भी इक्विपमेंट जो कि उसको सेम इंसुलेशन लेवल पे हम डिज़ाइन करते हैं, बट उसके लिए अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर के लिए मे बी दैट शुड बी लोअर वैल्यू ऑफ दैट इंसुलेशन, वाई? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक point of view. Clear? Okay, one another thing is lightning arrestor are installed right of the terminal of that transformer. Some of the substation equipment that may have fall outside the protective zone, क्योंकि हम जानते हैं कि एसजीपी के अंदर हमने प्रोटेक्टिव जोन किया है या फिर उसको अच्छे से एलोबरेट किया है, तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टिव जोन को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बट उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई आपको लाइटनिंग एरेस्टर जो भी है वो आपके ट्रांसफार्मर के एग्जैक्ट बाजू में ही रहते हैं इन दी सबस्टेशन पर्टिकुलरली, तो वो जो प्रोटेक्टिव जोन के बाहर की ओर हो जाता है। बट यहाँ पे हम बात करें कि वो एक वोल्टेज प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू विस्टैंड दैट लेवल ऑफ दैट इक्विपमेंट एज वेल एज डिस्चार्ज वोल्टेज ऑफ दैट लाइटनिंग अरेस्टर एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट इक्विपमेंट्स एंड द lightning arrestor, they may be arranged one step higher at its इंसुलेशन लेवल। क्योंकि हम जानते ही है कि भाई ऑब्वियस है कि वो उसके प्रोटेक्टिव जोन से बाहर है, सो ऑब्वियस है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कैसे करेगा कि उसको हायर इंसुलेशन लेवल पे डिज़ाइन करेंगे तो ही आपके लिए थोड़ा कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली मैनेज होगा, सो दैट बेसिक इंसुलेशन शुड बी appropriately considered. Clear? One another thing कि in general हम बात करें कि भाई इंसुलेशन लेवल ऑफ द सबस्टेशन इक्विपमेंट जैसे कि ब्रेकर या फिर स्नेचेस और बस बार और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स विच हैव अज्यूम 10% हायर देन दैट ट्रांसफार्मर इंसुलेशन लेवल। क्लियर? वाई? बिकॉज हम जानते हैं कि यहाँ पे 10 to 15% हायर वैल्यू हमारे लिए रखना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया था तो ऑब्वियस है कि भाई हमने कॉस्ट को भी ध्यान में रखा था ट्रांसफार्मर डिज़ाइन के टाइम पे, तो उसका मतलब है कि इकोनॉमिकली हमने ऑलरेडी उसको डिज़ाइन किया था, तो उसको लोअर भी या बेसिक इंसुलेशन लेवल पे डिज़ाइन किया था, बट हमारे लिए पूरी सिस्टम का प्रोटेक्शन भी तो ज़रूरी है, सो दैट उसका इंसुलेशन लेवल जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइसेस है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करें उन सब का इंसुलेशन लेवल ज़्यादा रखना भी ज़रूरी था, तो उसके लिए 10 to 15% वैल्यू हम ज़्यादा रखते हैं। क्लियर? तो ये एक समझने वाली बात है कि भाई हाँ आपको पता होना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है कि भाई इसका क्या मेजर रोल रहता है। ठीक है? वन अनदर थिंग जो कि नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है लाइटनिंग अरेस्टर, तो शायद मेरे हिसाब से ये टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे, तो आज के लिए हम इतना ही सेशन कम रखते हैं कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ इंसुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंसुलेशन का जो आज कंप्लीट किया, और डिटर्मिनेशन ऑफ इंसुलेशन एंड वेरियस इक्विपमेंट के लिए बेसिक इंसुलेशन लेवल कितना रहता है वो हमने देख लिया। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि लाइटनिंग अरेस्टर है, तो उसका सिलेक्शन और उसके वेरियस पैरामीटर की विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर वी हैव टू डिज़ाइन दी आवर सिस्टम ऑफ दैट लाइटनिंग अरेस्टर्स, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन आज का सेशन हम यहीं पे रख देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।